हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है, हम एसएससी फेज 9 के एग्जामिनेशन के लिए जो कि फरवरी में कंडक्ट होने जा रहा है, वोकैबुलरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हो। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न एंटोनिम्स, so let's not waste our time and begin our today's session. Friends, the first question which we have for today's session is choose the word opposite in meaning to the given word. यहाँ पे हमसे पूछा गया है antonym. Let's look at the word. Word is brittle. It's an adjective. हमारा given word है brittle और ये यहाँ पर एक adjective है. It means hard but easily broken. ठीक है, जो hard हो, कठोर हो, लेकिन वो आसानी से टूट जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको हम ब्रिटल कहते हैं। उसको हिंदी में कहते हैं भंगुर। ठीक है, भंगुर कहते हैं हिंदी में। तो ब्रिटल का मतलब होगा कि समथिंग विच इज हार्ड बट इट कैन इजिली बी ब्रोकन। तो वो कोई चीज कठोर हो लेकिन वो आसानी से टूट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रिटल कहते हैं, भंगुर कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। ऑप्शन 1 है हमारा वीक। वीक का मतलब होता है नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कमजोर। ठीक है, कमजोर। ऑप्शन 2 देख लेते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स इजिली ब्रोकन और डैमेज्ड, जिसको क्या किया जा सके? आसानी से, जो सहजता से क्षतिग्रस्त हो जाए। ठीक है, क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? कैसा कहेंगे? फ्रेजाइल कहेंगे। ऑप्शन 3 देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है पावरफुल। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है शक्तिशाली। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है पावरफुल, शक्तिशाली। ऑप्शन 4 देख लेते हैं ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है फुल ऑफ ब्राइटनेस। तो फुल ऑफ ब्राइटनेस मतलब जो चमकीला हो, जो बिल्कुल ब्राइट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? फुल ऑफ ब्राइटनेस। फुल ऑफ ब्राइटनेस का मतलब होता है जो चमकीला हो। तो ब्राइट का मतलब क्या होगा? चमकीला, जो चमकदार हो। तो यहाँ पे पूछा गया है ब्रिटल। ब्रिटल का हमसे एंटोनिम। ब्रिटल मीन्स हार्ड बट इजिली ब्रोकन। इफ समथिंग इज हार्ड, काफी कठोर है, बट दैट कैन इजिली बी ब्रोकन, उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, वो आसानी से टूट जाए, तो उसको हम ब्रिटल कहते हैं। और ब्रिटल को हिंदी में कहते हैं भंगुर। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपना ऑप्शन 3 विच इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है शक्तिशाली। इसका मतलब इफ समथिंग इज स्ट्रॉन्ग इट मीन्स दैट कैन नॉट इजिली बी ब्रोकन और डैमेज्ड। तो जो शक्तिशाली है, जो स्ट्रॉन्ग है, उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, उसको आसानी से डैमेज नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारा जो ऑप्शन 3 है स्ट्रॉन्ग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ब्रिटल। आगे चलते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड इज कैलस। इट्स एन एडजेक्टिव। यहाँ पे हमारा गिवन वर्ड है कैलस और यह हमारा एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग्स। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम कैलस कहते हैं जो कि दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, उसकी केयर नहीं करते हैं। तो कैलस का हिंदी में अगर आप देखो तो इसका मतलब होता है कठोर। कठोर हृदय का जो हो उसको हम क्या कहते हैं? कैलस। कठोर हृदय वाला जो कोई व्यक्ति है उसको हम कैसा कहेंगे? कैलस कहेंगे। इट मीन्स नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग्स। वी कॉल द पीपल कैलस दोज हु डू नॉट केयर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। तो हम ऐसे लोगों को कैलस कहते हैं, कठोर हृदय वाला कहते हैं, जो कि दूसरों की फीलिंग्स को, इमोशंस को नहीं समझते हैं, उसकी केयर नहीं करते। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हमारा है र्यूड। इट मीन्स हैविंग और शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो र्यूड का मतलब होगा असिस्ट। असिस्ट असिस्ट जो होते हैं वो दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं, वो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो रूड हम उनको बोलते हैं जो कि दूसरों के लिए उनके मन में सम्मान नहीं होता है, वो दूसरे को सम्मान नहीं देते हैं, वो असिस्ट होता है हिंदी में उनका मतलब। ऑप्शन 2 देख लेते हैं विच इज इनसेंसिटिव। इट मीन्स अनसिंपैथेटिक और नो कंसिडरेशन फॉर अदर्स। ठीक है, तो इनसेंसिटिव का मतलब होगा असंवेदनशील। संवेदनशील
असंवेदनशील वह लोग होते हैं जो दूसरों की संवेदना, दूसरों की वेदना, दूसरों की फीलिंग्स और उनके इमोशंस को नहीं कंसीडर करते हैं। दे डू नॉट हैव एनी कंसिडरेशन फॉर अदर्स फीलिंग्स इमोशंस। तो उनको हम कहते हैं अनसिंपैथेटिक, यानी उनके पास सिंपैथी सहानुभूति नहीं होती है दूसरों के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं इनसेंसिटिव, असंवेदनशील। ठीक है, ऑप्शन 3 देख लेते हैं, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मीन्स हैविंग और शोइंग नो इंटरेस्ट। तो इनडिफरेंट का मतलब होता है बिल्कुल उदासीन, उदासीन। ठीक है, बिल्कुल उदासीन। हैविंग और टेकिंग नो इंटरेस्ट एट ऑल, तो जिसमें कोई भी इंटरेस्ट ना हो, कोई भी इंटरेस्ट ना लेता हो किसी विषय में, तो उसको हम कैसा कहेंगे? द पर्सन इज इनडिफरेंट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट और द इशू। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, सिंपैथेटिक। इट मीन्स शोइंग केयर एंड हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर कोई सिंपैथेटिक है तो हम कहते हैं कि वो क्या करता है, उसके पास दूसरों के लिए केयर है, वो दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझता है, उनकी जो वेदना है, उनकी जो संवेदना है, उनका जो आवेग है, संवेग है, उसको वो समझता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक कहते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कैलस का एंटोनिम। कैलस मीन्स समवन who has no consideration for the feelings of others. He or she does not care how other people feel. बिल्कुल कठोर हृदय वाला हो, बिल्कुल असंवेदनशील हो, उसको दूसरों के फीलिंग्स से, इमोशन से कोई मतलब ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम कैलस कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन 4 देखो, विच इज सिंपैथेटिक, इट मीन्स someone who is showing care or who is having understanding of others problems, जो सहानुभूति रखता हो, जो दूसरों के प्रति सिंपैथी रखता हो, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 4 इज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कैलस, सो वी वुड मार्क ऑप्शन 4 एज द करेक्ट वन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। The given word is impede, it's a verb। यहाँ पे given word हमारा है impede, यहाँ पे यह एक verb है, क्रिया है। It means to delay और stop the process of something। ठीक है, impede का मतलब होता है हिंदी में बाधा डालना। ठीक है, impede means to delay और stop the process of something। किसी भी जो कोई भी काम हो रहा है, उस काम में क्या कर देना? देरी कर देना, डिले कर देना, या उसको रोक देना, क्या कहलाता है? इम्पीड करना कहलाता है। तो इम्पीड का मतलब होता है बाधा डालना। ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 इज ऑब्स्ट्रक्ट, इट मीन्स हिंडर और टू ब्लॉक। तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है आपका रुकावट पैदा करना। ठीक है, ब्लॉक कर देना, रुकावट पैदा कर देना, रुकावट पैदा करना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होगा रुकावट पैदा करना, टू हिंडर और टू ब्लॉक। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, विच इज एडवांस, इट मीन्स टू मूव फॉरवर्ड और टू प्रोग्रेस। तो एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ाना, टू मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ना, बढ़ाना, या प्रोग्रेस करना, विकास करना, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडवांस, आगे बढ़ाना। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, विच इज लिंगर, इट मीन्स टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। इसका मतलब होता है ठहरना, ठहरना या रुकना। ठीक है, लिंगर का मतलब होगा ठहरना या रुकना। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, गारंटी, इट मीन्स टू प्रॉमिस समथिंग। ठीक है, तो गारंटी का मतलब क्या होता है? पक्का वादा करना। ठीक है, अगर कोई आपको किसी चीज की गारंटी कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? पक्का वादा कर रहा है। तो गारंटी मीन्स टू प्रॉमिस समथिंग, तो वहां पे उसको पक्का वादा कहते हैं, गारंटी को पक्का वादा करना। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है इम्पीड का एंटोनिम। इम्पीड का मतलब होता है टू डिले और स्टॉप द प्रोसेस ऑफ समथिंग, बाधा डालना। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन 2 देखो, विच इज एडवांस, इट मीन्स टू मूव फॉरवर्ड और टू प्रोग्रेस, आगे बढ़ाना।
So we can say that option 2 is the most appropriate antonym of the given word impede. So we would mark option 2 as the correct one. Let's move ahead and look at the next question. The next question for today's session is choose the word which is opposite in meaning to the given word. The given word is professional. It's an adjective. It means connected with a job that needs special training or skill. ठीक है, तो प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल इज समवन हु इज वेरी मच कनेक्टेड विद अ जॉब दैट नीड्स स्पेशल ट्रेनिंग और स्किल. तो प्रोफेशनल किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, वो किसी भी जॉब में हो, किसी भी कैरियर में हो, किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी नौकरी में हो, तो वो ऐसे नौकरी में जो लोग होते हैं जिनके उस नौकरी के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स है, जो स्पेशल ट्रेनिंग है, तो उनको हम उनके पास होती है. तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल. जैसे कई बार हम कहते हैं प्रोफेशनल टीचर. प्रोफेशनल टीचर कौन होता है? जिसको टीचिंग की, कंटेंट की और पेडागोजी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है, नॉलेज होती है और उसको एक्सपीरियंस होता है. तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो प्रोफेशनल है. ठीक है, वो हम कहते हैं प्रो है, प्रो. तो प्रोफेशनल से ही प्रो बना है. कई बार आप देखो ना कि ये तो प्रो प्लेयर है, इसमें तो ये प्रो है. तो इसका मतलब कि काफी एक्सपीरियंस है और जो रिक्वायर्ड स्किल चाहिए थी, स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए थी, वो उस पर्सन के पास है. तो वैसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? किसी जॉब में इन्वॉल्व पर्सन को क्या कहते हैं? प्रोफेशनल कहते हैं. ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन 1 इज नॉइस. इट मीन्स अ पर्सन हु इज न्यू और हैज लिटिल एक्सपीरियंस. ठीक है, नॉइस का मतलब होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बिल्कुल नया हो और उसके पास कम अनुभव हो. तो उसको हम क्या कहते हैं? नौसिखिया. नौसिखिया. ठीक है, तो नौसिखिया कौन होता है? जिसने अभी किसी काम को करना शुरू ही किया है, बिगिन ही किया है. ही और सी हैज वेरी लिटिल एक्सपीरियंस, है ना, उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है. ही और सी हैज जस्ट बिगन द वर्क. तो उस फील्ड में हम उसको क्या कहेंगे? नौसिखिया कहेंगे, नॉइस कहेंगे इंग्लिश में. ऑप्शन 2 देख लेते हैं. अमेचर. इट मीन्स अ पर्सन डूइंग एनी एक्टिविटी एज पास टाइम. ठीक है, तो प्रोफेशनल जो होते हैं वो काफी कनेक्टेड होते हैं और अपने जॉब से. दे आर हाईली एक्टिव. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अमेचर्स, these are the people who are not very much connected with the job they are doing. They are just doing any activity, the activity they are involved in as past time. ठीक है, वो केवल पास टाइम के लिए, कुछ समय के लिए वो काम करते हैं. तो शौकिया जैसे होता नहीं, शौकिया. आई लव प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, अगर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, बट आई एम नॉट प्रोफेशनल प्लेयर. I do not play for the country, for the state. तो वहाँ पे I do not have even the required skills. I have not had any training. मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है उसमें, क्रिकेट में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी मेरा शौक है कि मैं क्रिकेट खेलूं. I love playing cricket. तो उस केस में मुझे क्या कहा जाएगा? I can't be कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर. वहां पे मुझे प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं कहा जाएगा, वहां पे मुझे क्या कहा जाएगा? अमेचर. ठीक है, तो अमेचर वो पर्सन होता है जो किसी भी एक्टिविटी को केवल शौक के लिए करता है, पास टाइम करता है, शौकिया होता है वो व्यक्ति, उसको हम कहते हैं अमेचर. ऑप्शन 3 देख लेते हैं. डैबलर. इट मीन्स एन अमेचर लैकिंग स्किल्स बट प्रिटेंड. तो यहाँ पे डैबलर का मतलब होता है कि ये एक नौसिखिया होता है, शौकिया होता है, अमेचर होता है. बिल्कुल कोई भी काम वो जो कर रहा है वो शौक के लिए कर रहा है, वो प्रोफेशनल नहीं है. तो बट क्या है कि ही और सी प्रिटेंड्स that he or she has the required skills, or she or he has had the training prerequisite for the job. तो वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं? डैबलर कहते हैं. मतलब वो तो है शौकिया,
बट वो क्लेम करते हैं, वो प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं। प्रिटेंड करने का मतलब होता है वो दिखावा करते हैं कि नहीं नहीं उनके पास स्किल्स है, उनके पास जबकि स्किल्स होती नहीं है, बट वो प्रिटेंड करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? डैबलर कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, विच इज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है अ न्यू कमर वर्किंग टू लर्न फॉर द स्किल्स। ठीक है, किसी भी स्किल को सीखने के लिए जो कोई काम करता है किसी दूसरे के लिए, वो जो न्यू कमर होता है, जो नया नया अभी आया है और वो कोई काम सीखने के लिए काम कर रहा है कि करते करते वो सीखेगा, तो वैसे न्यू कमर्स को क्या कहते हैं? अप्रेंटिस कहते हैं। ठीक है। तो हमसे पूछा गया है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल इज समवन who is very much connected with the job he or she is doing, and he or she also has the required training, prior training and the skills needed for the job। तो जिसके पास जो बिल्कुल रेगुलर है, he or she is highly active in the job, very much connected with it, और उसके पास स्किल्स भी है, ट्रेनिंग भी है फॉर्मल, तो उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया प्रोफेशनल का एंटोनिम। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखो नॉइस, अमेचर, डैबलर, अप्रेंटिस, तो यहाँ पे सारे आपको, बिकॉज दे ऑल दी फोर ऑप्शंस आर somehow closely associated to one another, तो आपको लग रहा होगा कि these four options are very confusing, बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन 1 आप देखो, ऑप्शन 1 which is noise seems to be the most appropriate antonym of the given word, right? So we would mark option 1 noise as the correct one। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Choose the word which is opposite in meaning to the given word। The given word is intentional, it's an adjective, it means done deliberately। ठीक है, अगर कोई काम इंटेंशनली किया गया है ना, जो कोई कुछ अगर इंटेंशनल है तो इसका मतलब उसको जानबूझ करके विद अ पर्पस किया गया है ना, तो जानबूझ करके किया गया है, डन डेलिबरेटली। इफ समथिंग इज इंटेंशनल इट मींस इट इज डन डेलिबरेटली, उसको जानबूझ करके किया गया है ना। इट इज नॉट सडन और अनडिसाइडेड और समथिंग विच हैज अकर्ड स्पॉन्टेनियसली, बिल्कुल प्लान्ड तरीके से आप कोई चीज करते हो विद अ पर्पस इन माइंड, तो उसको हम कहते हैं कि उसको डेलिबरेटली किया गया है, उसको डेलिबरेट तरीके से किया गया है। तो कोई काम अगर सोच समझ के किया जाता है, जानबूझ के अगर आपने कुछ किया है विद अ पर्पस इन माइंड, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटेंशनल कहते हैं। लेट्स लुक एट दी ऑप्शंस अवेलेबल। ऑप्शन 1 इज एक्सीडेंटल, इट मींस हैपनिंग बाय चांस विच इज ऑल्सो नॉट प्लान्ड। तो यहाँ पे एक्सीडेंटल का मतलब होगा कि इफ समथिंग इज एक्सीडेंटल इट मींस इट हैज अकर्ड spontaneously and there was not prior planning for that। तो जिसके लिए प्रायर प्लानिंग नहीं होती पहले से, देयर इज नो प्लानिंग, तो प्री प्लान नहीं होता वो, जो कि स्पॉन्टेनियसली अचानक से हो जाता है और बिना किसी प्लानिंग के और चांस के थ्रू, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सीडेंटल कहते हैं, है ना। इट वाज नॉट प्लान्ड बट इट समहाउ अकर्ड, तो इसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल। और ऑप्शन 2 देख लेते हैं, अनडिसाइडेड, इट इज नॉट डिसाइडेड। ठीक है, जिसको निश्चित ना किया गया हो, जिसको सुनिश्चित ना किया गया हो, डिसाइड नहीं किया गया हो, उसको हम कहते हैं अनडिसाइडेड। ऑप्शन 3 कंसंट्रेटेड, इट मींस शोइंग डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग। ठीक है, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है संकेंद्रित। ठीक है, अगर आप कहो संकेंद्रित, संकेंद्रित हिंदी में इसका मतलब होगा संकेंद्रित, कंसंट्रेटेड। कोई चीज अगर कंसंट्रेटेड है तो वो क्या है? संकेंद्रण में है, पास पास है, एकदम बिल्कुल फोकस्ड। ठीक है, तो बिल्कुल फोकस्ड विद द डिटर्मिनेशन। इफ यू आर शोइंग एग्जिबिटिंग द फर्म डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, टू अचीव समथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, it can be a professional degree, it can you may have planned to master the English speaking part,
So whatever it is, if you are fully determined, if you are having that determination, the kind of determination, firm determination required to do something, then we say that you are concentrated enough. तो अगर आपके अंदर किसी भी चीज को अचीव करने के लिए फर्म डिटर्मिनेशन है, ठीक है, वो दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निश्चय, तो दृढ़ निश्चय है आपने अगर आपके मन में, तो हम क्या कहेंगे कि यू आर वेरी मच कंसंट्रेटेड, बिल्कुल आप फोकस्ड हैं, आप जो है संकेंद्रित हैं। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, ब्रोकन, इट मीन्स दैट हैज बीन डैमेज्ड और इंजर्ड। तो ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ होना। यहाँ पे पूछा गया है इंटेंशनल का आप बताओ एंटोनिम। इंटेंशनल का मतलब होता है कोई चीज अगर डेलिबरेटली की गई है, जानबूझ के की गई है, देयर वाज प्री प्लानिंग फॉर दैट, वहां पे बिल्कुल वेल प्लान्ड था पहले से कोई चीज इंटेंशन के साथ, विद पर्पस इन माइंड, तो उसको हम कहते हैं कि इंटेंशनल था वो, ठीक है। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, तो ऑप्शन 1 आप देखो, विच इज एक्सीडेंटल, इट मीन्स हैपनिंग बाय चांस, and which is also not planned, there was no prior planning involved। तो यहाँ पे जो पहले से प्लानिंग नहीं हुई थी, केवल चांस के थ्रू हो गया, पता नहीं कैसे, तो उसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल कहते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 1 को जब देखते हैं तो वी कैन से विद certitude that the accidental is somehow most appropriate antonym of the given word intentional. So we would mark option 1 as the correct option. Let's move on to the next question. The question is, choose the word which is opposite in meaning to the given word. The given word is commence. It's a verb. It means to begin or start. ठीक है, commence का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है, शुरुआत करना या होना, शुरुआत करना, करना या होना, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, तो कमेंस का मतलब होगा शुरुआत करना, शुरुआत होना, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन 1 है स्टार्ट, टू बिगिन, शुरू करना, शुरुआत करना। ऑप्शन 2 शेड्यूल, शेड्यूल मीन्स टू अरेंज फॉर समथिंग टू हैपन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, कंक्लूड, इट मीन्स टू एंड, टू फिनिश, तो यानी निष्कर्ष निकालना। कंक्लूड का मतलब होता है हिंदी में निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब होता है टू डिसअपियर क्विकली, तो डिसॉल्व का मतलब होगा कि भंग करना, ठीक है। कोई चीज है एंड इट हैज सडनली डिसअपियर्ड, तो बिल्कुल गायब सी हो गई। तो यहाँ पे पूछा गया है कमेंस, ठीक है, कमेंस का एंटोनिम, कमेंस का मतलब होता है टू बिगिन, टू स्टार्ट, शुरुआत करना। If you look at option 3 which is conclude, it means to end, to finish, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि option 3 is the most appropriate antonym of the given word commence। तो यहाँ पे हम option 3 को, जो कि conclude है, इसको हम correct mark करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Choose the word which is opposite in meaning to the given word। हमारा given word है expand, it's a verb, it means to make और become something greater in size, number और importance, ठीक है। expand का मतलब क्या होता है, अगर आप देखो expand का मतलब होता है कि फैलाना, ठीक है, फैलना या फैलाना, ठीक है, फैलना या फैलाना, स्ट्रेच करना, ठीक है। किसी भी टर्म में हो सकता है ना, वो साइज में हो सकता है, वो नंबर में हो सकता है, और वो इंपॉर्टेंस में भी हो सकता है, सिग्निफिकेंस में भी हो सकता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 इज कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स टू बिकम और मेक समथिंग स्मॉलर इन साइज, नंबर और इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो क्या कर देना, वहां पे संकुचित कर देना इसको, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होगा आपका संकुचित कर देना, संकुचित कर देना, संकुचित करना, ठीक है, संकुचित करना। वो नंबर में भी हो सकता है, साइज में भी हो सकता है, और सिग्निफिकेंस में भी हो सकता है, इंपॉर्टेंस में भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संकुचित करना। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, कंट्रास्ट, इट मीन्स टू कंपेयर टू थिंग्स टू शो देयर डिफरेंसेस, ठीक है। तो आप कंपेयर जब करते हो
तो दो चीजों को एक साथ उनकी तुलना करते हो, आप देखते हो कि हाउ दे आर, इफ दे हैव एनी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, यू ट्राई टू हाईलाइट बोथ। वहां पे आप सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों को हाईलाइट करते हो व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स टुगेदर। बट यहाँ पे व्हेन यू कंट्रास्ट, जब आप कंट्रास्ट करते हो तो यू मेजरली फोकस ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन टू थिंग्स। तो कंट्रास्ट करने का मतलब होता है कि आप कोई भी दो चीजें हैं, यू कंपेयर देम, बट योर फोकस इज ऑन द डिफरेंसेस दे हैव। तो वहां पे जो एक दूसरे के बीच के डिफरेंसेस है उस पे फोकस होता है, उसको कंपेयर करते हो आप कि इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है। आप सिमिलैरिटी से फोकस नहीं करते, बट व्हेन यू कंपेयर यू कंसीडर बोथ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। बट जब आप कंट्रास्ट कर रहे होते हो तो यू फोकस ओनली ऑन द डिफरेंसेस, आप वहां पे सिमिलैरिटीज की बात नहीं करते। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि दो चीजों को कंपेयर करना उनके डिफरेंसेस को शो करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, कंट्रास्ट करना। ठीक है, ऑप्शन 3 देख लेते हैं, कंसिस्ट, इट मींस कंप्राइज और कंस्टिट्यूट। ठीक है, तो कंसिस्ट का मतलब होता है कंप्राइज और कंस्टिट्यूट। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, कंट्रोवर्ट। कंट्रोवर्ट का मतलब होता है रिफ्यूट, मानने से इनकार कर देना, और टू से और प्रूव दैट समथिंग इज फॉल्स। तो कंट्रोवर्ट का मतलब होगा कि कोई चीज मना कर देना मानने से और किसी चीज को झुटलाना या प्रूव कर देना कि ये चीज गलत है ना, तो उसको हम कहेंगे कंट्रोवर्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है एक्सपैंड का एंटोनिम। एक्सपैंड का मतलब होता है कि फैलाना, बढ़ाना, फैलना। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 1 देखो, विच इज कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स संकुचित करना, इट मीन्स टू मेक समथिंग स्मॉलर इन साइज, नंबर और इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे वी कैन से दैट कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम हियर, सो वी वुड मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट ऑप्शन। Let's move ahead and look at the next question. The next question is choose the word which is opposite in meaning to the given word. Again, antonym. The given word is stationary. It's an adjective. It means not moving and which is not even intended to be moving. ठीक है, तो stationary का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, if something is stationary then we can say it's not moving, it has no motion, right, it has no movement. Options देख लेते हैं, ऑप्शन 1 is standing, it means not moving or flowing। ठीक है, जो standing का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, जो बिल्कुल स्थिर हो, there is no movement, there is no flow। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, speedy, it means rapid, happening or done quickly। ठीक है, जो बिल्कुल तेज गति से हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीडी कहते हैं। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, मूविंग, इट मीन्स चेंजिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बिल्कुल जो मूवमेंट हो, जिसमें गति हो, ठीक है, जिसमें मूवमेंट हो, एक जगह से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चेंज होता रहे, उसको हम क्या कहते हैं, कैसा कहेंगे, मूविंग कहेंगे। ऑप्शन 4 हमारा है फास्ट, इट मीन्स वेरी क्विक। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेशनरी का पूछा गया है एंटोनिम, इट मीन्स नॉट मूविंग एंड इट इज नॉट इवन इंटेंडेड टू बी मूविंग। इसका मतलब होता है स्थिर, स्टेशनरी का। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन 3 देखो, विच इज मूविंग, एंड द मीनिंग ऑफ मूविंग इज जस्ट अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी। मूविंग का मतलब होता है जो गतिशील हो, गतिमान हो, बट स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। और स्टेशनरी का पूछा गया है एंटोनिम, तो हम यहाँ कहेंगे मूविंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। So we would mark option 3 as the correct one. Let's move ahead and look at the next question. The next question is choose the word which is opposite in meaning to the given word. The given word here is acquitted. It has been used as a past participle and past participles are used as adjectives. तो यहाँ पे we can read acquitted as adjective. यहाँ पे adjective की तरह हम इसको ले सकते हैं। It means stated that somebody is not guilty of crime. तो acquitted का मतलब होता है, acquit is a verb। ठीक है, acquit is a verb and verb से ही बना है past participle acquitted। ठीक है, acquitted। तो acquit करने का मतलब क्या होता है, बरी कर देना। ठीक है, किसी भी आरोप से क्या कर देना, ऑफिशियली स्टेट
that the person who has been accused of committing the crime is actually not the guilty of the crime, ठीक है। तो उसको क्या कर देना, बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्विट करना, ठीक है। एक्विट से ही एक्विटेड बनना है। ऑप्शन 1 देख लेते हैं, जेल्ड, इट मीन्स टू पुट समबडी इन प्रिजन, किसी को जेल में, कैद खाने में बंद कर देना, कैद खाने में डाल देना, उसको क्या कहते हैं, जेल। मतलब जेल आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। जेल एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। यहाँ पे क्या किस तरीके से यूज किया गया आप देख सकते हो कि यहाँ पे यह एक वर्ब की तरह यूज हुआ है और वर्ब का क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। यहाँ पे तो जेल नाउन की तरह भी यूज होता है, वर्ब की तरह भी यूज होता है। तो जेल्ड का मतलब होगा कि टू पुट समबडी इन प्रिजन। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, एक्सोनरेटेड, इट मीन्स टू बी एक्विटेड। एक्सोनरेट करने का मतलब, एक्सोनरेट हमारा एक वर्ब है, फिर अगेन एक्सोनरेटेड जो है पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज है, यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे एक्सोनरेटेड का मतलब भी होता है कि दोष मुक्त कर देना, बरी कर देना, है ना, एक्विट कर देना। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, कन्विक्टेड, इट मीन्स स्टेट दैट समबडी इज गिल्टी ऑफ द क्राइम, ठीक है। तो क्या कर देना, आरोप सिद्ध कर देना, कन्विक्ट कर देना। तो उसको हम क्या कहेंगे कि आपने क्या किया है, यू हैव डन, एक्चुअली व्हाट यू हैव डन, you have stated officially that somebody, the person who has been charged or who has been accused of the crime, he is actually guilty of the crime, ठीक है। वहां पे दोष सिद्ध कर देना। और ऑप्शन 4 देख लेते हैं, तो accused, accused का मतलब होता है blaming someone for something done। तो accused का मतलब होता है कि आरोप लगाना, और जो जिस पर आरोप लगाया गया है उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूज्ड कहते हैं, आरोपी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, एक्यूज्ड कहते हैं उसको, आरोपी को। तो यहाँ पे अगर आप देखो, एक्विटेड, एक्विटेड का मतलब है कि छोड़ देना, दोष मुक्त कर देना, बरी कर देना, ठीक है। तो इसका पूछा गया एंटोनिम, आप ऑप्शन 3 देखो, विच इज कन्विक्टेड, इट मीन्स कि यहाँ पे दोष सिद्ध कर देना, है ना। यहाँ पे ऑफिशियली डिक्लेयर कर देना कि द पर्सन इज रियली गिल्टी ऑफ द क्राइम। तो यहाँ पे हम कन्विक्टेड को करेक्ट मार्क करेंगे, बिकॉज इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्विटेड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। द गिवन वर्ड इज ग्रेजुअल, it's an adjective, it means happening in a short period of time, okay, so it's not a short, right? Gradual means something which is happening, which is taking longer time, right? If something is gradual, it means it's not sudden or something very quick, ठीक है। तो ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमिक, ठीक है, क्रमवार। इट्स नॉट कि बिल्कुल सडन सा कोई चेंज आ गया हो। तो अगर कोई ग्रेजुअल चेंज है तो उसको क्या कहते हैं, क्रमिक चेंज है, बिल्कुल आसान, मतलब धीरे धीरे वो हो रहा है, ग्रेजुअली हो रहा है, ठीक है। तो इट टेक्स लॉन्गर देन यूजुअल टू हैपन, तो उसको हम कहते हैं ग्रेजुअल, वो ग्रेजुअली हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम, राइट। तो इसको आप यहाँ से, ये मिस्टेक है। तो यहाँ पे ग्रेजुअल की इस तरीके से समझ सकते हो कि एक लंबे समय में धीरे धीरे हो रहा है, क्रमिक रूप से, सतत रूप से, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 इज अनस्क्रैपलस। अनस्क्रैपलस का मतलब होगा नॉट ऑनेस्ट और फेयर और विदाउट मोरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। अनस्क्रैपलस का मतलब होता है हिंदी में आप देखो तो बेईमान, ठीक है। हु हैज नो मोरल प्रिंसिपल्स, हु इज नॉट ऑनेस्ट और फेयर इनफ, तो हम उसको कैसा कहेंगे, अनस्क्रैपलस कहेंगे, बेईमान कहते हैं हिंदी में। अनस्क्रैपलस आपको कहते हैं, उसको आप कहते हैं इंग्लिश में अनस्क्रैपलस। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, डायनामिक, इट मींस हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, काफी प्रभावकारी जो व्यक्तित्व है, काफी ऊर्जा है, एनर्जेटिक है पर्सन, तो उसको हम क्या कहते हैं कि द पर्सन इज ऑफ अ वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी, ठीक है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, रैपिड, इट मींस हैपनिंग इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो बिल्कुल सडनली हो जाए,
बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाए, शीघ्रता से हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, रैपिड कहते हैं। ऑप्शन 4 इज एंथुसियास्टिक, इट मींस फीलिंग और शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है ग्रेजुअल का एंटोनिम। इफ यू लुक एट ऑप्शन 3 which is rapid, rapid has the meaning which is just opposite to the meaning of gradual, which means happening in a longer period of time, over a period long period of time, क्रमिक रूप से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 ही हमारा करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा गिवन वर्ड ग्रेजुअल का, ठीक है। सो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी जैसे ही हम कोई भी वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए और आप उसका लाभ ले पाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।